तो चलते स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में जो पहला आपका टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। ठीक है, संविधान की विशेषताओं में जो आपका सिलेबस में है वही चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक भी कर दें, और उम्मीद है कि सभी लोग खाना वाना खा कर आया करिए, पहले से खा लिया करिए, क्योंकि लगातार क्लासें हमारी हो जाती हैं दोनों चैनल में, है ना। तो आप लोग खाना ना खा लीजिए, बाद में कहोगे सर जी आपकी वजह से हम खाना भी नहीं खा पाते, दुबले हो गए, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है पॉलिटी में, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। चलिए जवाब दीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। सही जवाब क्या बनेगा। चलिए सही जवाब सभी के आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है, और गलती भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भारत का ही संविधान है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। और भारत का संविधान दूसरे देशों से मांग मांग के क्या कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि सबको पीछे छोड़ दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान कैसा है, कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। चलिए सही जवाब क्या बनेगा, तो 2 के ऑप्शन आ रहे हैं, 2 के ऑप्शन डी आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा अपने भारत को जो संविधान है वो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला बताइएगा, सी नंबर मत बताइएगा। इसका जवाब आपको बताना है अंशतः कठोर है और अंशतः आपका कैसा है, लचीला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहे हैं भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का जो संविधान है किस प्रकार का है, तो बात वही है लेकिन लैंग्वेज बदल गई है। ठीक है, नम्य और अनम्य ना ही कह सकते हैं बहुत इजी है, ना ही बहुत कठिन है, ना ही सरल है ना ही कठिन है, दोनों प्रकार का है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत को किस प्रकार से माना गया है। एक अर्ध संघ है, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक यूनियन है, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ऑप्शन राइट आपका 4 का जवाब बनेगा यहाँ पर सी, राज्यों का एक यूनियन है, मतलब राज्यों का एक संघ है, क्योंकि यहाँ पर यूनियन मतलब होता है संघ। तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत एक धनपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य क्या है, धनपेक्ष। हमने बहुत बार आपको बताया होगा कि धनपेक्ष मतलब ये होता है कि अपने भारत में कोई एक धर्म नहीं है। ठीक है, कि एक राज्य में दूसरा धर्म चले, दूसरे राज्य में कोई दूसरा धर्म चले, ऐसा तो कोई सिस्टम अपने यहाँ नहीं है। जिसको जो मानना है मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो आप इंडियन है और हिंदू धर्म है ना, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया गया है, निम्न में से कौन सा यहाँ पर कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है कि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाममात्र राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। कौन सा जवाब देंगे 6 नंबर में। चलिए 6 का जवाब दीजिए, यहाँ पर सभी लोग प्रयास करिए सही जवाब आए। वेरी गुड, यहाँ पर डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हमारा भारत कैसा है, संसदात्मक है और संसदीय है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, भारत एक संसदीय प्रणाली कह सकती है, संसदात्मक आपका प्रजातंत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के संबंध में आप लोग भाई बच्चों के यहाँ पर कह सकते हैं कि संख्या बढ़ाइएगा, आप लोग ही बढ़ाएंगे क्योंकि इस समय का नोटिफिकेशन जाता नहीं है रात 10 बजे, है ना। तो आप लोग बताएंगे तभी बच्चे ज्यादा आएंगे, और ज्यादा लोग होंगे तो और आपको आनंद ही आएगा। ठीक है, चलिए सर पीटी क्यों करा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं होती क्या। भाई पीटी इसलिए करा रहे हैं ज्यादा लोग भीड़ ना हो जाए इस कारण से। ठीक है, चलिए तो भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए 7 वाले में पहला दिया है यह एक मौलिक संविधान है, तो भाई याद रखिए मौलिक संविधान नहीं है, ये मौलिक संविधान नहीं है। दूसरा दिया है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ये बिल्कुल बात सही है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित आपका संविधान है। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, कह रहा है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यय करता है। दूसरा दिया है कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। मतलब पहला भी पॉइंट सही था, ये भी पॉइंट सही है, तो 100% सी पॉइंट भी सही होगा। कह रहा भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका बनेगा डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, आप लोग भी देखिए कौन सा नहीं है।
पहला दिया है कि भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये वाला पॉइंट तो आपका सही दिया है। दूसरा है कि भारत का संविधान प्रभु संपन्न है, लोकतंत्रात्मक है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, मतलब ये भी पॉइंट आपका सही है। तीसरा देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, मतलब ये भी सही है कि जब संविधान बना था तब मूल अधिकार आपके थे। डी नंबर आपको गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर दिया गया कि भारतीय संविधान के प्रवर्तन के समय में मूल कर्तव्य नहीं शामिल थे। हमने आपको बताया भी था कि जब संविधान आपको बना था तो उस समय मूल कर्तव्य आपके शामिल नहीं थे। तो आप लोग ये पूछ सकते हो कि सर ये आपके कब ऐड किए गए? तो आपका एक मिनी संविधान जिसे लघु संविधान कहते हैं, आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 को यहां पर मूल कर्तव्य को जोड़े गए थे। इनकी संख्या आपकी 10 थी, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या आपकी 11 हो गई है। 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, इसको इसी में ऐड कर दिया गया है। तो वर्तमान में बोलो, क्या बोलोगे कि वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कह रहा है भारतीय संविधान में कोई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान में कई विदेशी, अच्छा कई है, यहाँ पर कई दिया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कई शब्द दिया है, तो मतलब ये कह सकते हैं ये सही है। दूसरा दिया है कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रावधान है, ये भी सही है। दूसरा है भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, मतलब ये भी सही है ना। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी पॉइंट दिए हैं ये बिल्कुल 100% आपके राइट हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारत का संविधान है कैसा है? अंतः कठोर है, अंतः कठोर है ना, लचीला, अंतः कठोर है, कठोर कम लचीला अधिक। फिर दिया है कठोर अधिक लचीला कम। आज जब ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रश्न में कुछ न कुछ आपको है, लेकिन यही शब्द अगर नया आता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते को हम किसको जवाब दें। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, यहां पर ऑप्शन सी बनेगा कि कठोर तो कम है लेकिन लचीला बहुत अधिक है। याद रखिए भारत का जो संविधान है ना वो कठोर कम है लेकिन लचीला अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन आप जवाब देंगे किसको? ऑप्शन जवाब दीजिएगा, ऑप्शन सी को जवाब दीजिएगा। इसे लिख लीजिएगा, क्यों? क्योंकि अगला पॉइंट दिया है कठोर अधिक लचीला कम, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर जाएगा, तो इसका जवाब का सी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? पूरा सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस के अनुसार है। पहला टॉपिक ही पॉलिटी में आपको दिया गया है संविधान की विशेषताएं, और संविधान की विशेषताएं ही आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब पूरा आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो भारतीय संविधान किस प्रकार का है, किस रूप का है, किस प्रकार का है? एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है, या भावना में संघात्मक है, संरचना में एकात्मक है। तो यहां पर आपका जवाब 12 कौन सा बनेगा? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, कि संरचना में संगठनात्मक है और भावना में एकात्मक है, क्योंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एकात्मक भावना है, एक भावना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या देंगे? ऑप्शन अपने यहाँ पर सी हो जाएगा। और संघात्मक किस लिए बोला गया? क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं देखा जाए सभी लोग जुड़े हैं, किससे? सेंट्रल से जुड़े हैं, संघ से जुड़े हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों? भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्यों? अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग जवाब देना है, इसी के अकॉर्डिंग जवाब देना है। पहला पॉइंट दिया है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ठीक है, दूसरा दिया है कि कुछ परिस्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। तीसरा है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण भी है, मतलब बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि, कह रहा भारतीय संविधान मौलिक, मतलब मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, या तानाशाही? तो भाई तानाशाही तो हम लोग नहीं कहेंगे, भले ही मोदी जी तानाशाही कर रहे हो लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, विकासशील यहाँ पर कह नहीं सकते हैं। ठीक है, मौलिक संविधान सिर्फ मौलिक है नहीं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व भी आपके हैं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, वकीलों का स्वर्ग। याद रखिए एक हमने पॉइंट बताया होगा जब पॉलिटी पढ़ाया होगा कि एक आपके कह सकते हैं कि दे आइवर जोनिंग, कौन थे? एक आइवर जोनिंग, एक थे आइवर जोनिंग, ये कह सकते हैं जेनिंग। ठीक है, आइवर जेनिंग ने अपने संविधान को, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि किसने कहा है, तो आइवर जेनिंग ने वकीलों का स्वर्ग किसे कहा? अपने भारतीय संविधान को कहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला दिया है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम का, या ब्रिटेन के संविधान का, या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या कनाडा के संविधान का? तो 15 का ऑप्शन यहां पर बी आ रहा है। चलिए बी आ रहा है तो देख लेते हैं कि आपका जवाब क्या हो जाएगा।
चलिए बहुत अच्छे प्रयास। कुछ लोगों का ए आ रहा है, किसी का भी आ रहा है, तो याद रखिएगा हमने बहुत बार बताया होगा, गला ना खराब कर दिया होगा बोलने में, कि आपका संविधान जो है वो आपके 1935 के अधिनियम पर प्रभावी है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि लगभग देखा जाए तो 2/3 भाग अपने भारतीय संविधान का 1935 के अधिनियम का ही है। ठीक है, मतलब आपका संविधान जब तक लागू नहीं हुआ था, ठीक है, 1950 तक, तो आपका संविधान किसके अकॉर्डिंग चल रहा था? आपके भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग। तो आपको जवाब यहां पर देना है ए वाले को। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परसंघीय है? या किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? देखो दिया है परिसंघीय। परिसंघीय मतलब हो गया केंद्र और राज्य। एक नियम भी आपको बताया गया होगा कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, इसलिए कहा गया है कि भारत संविधान का परिसंघीय है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। भारत में जो प्रजातंत्र है वो किस पर आधारित है? संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता के सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। जो बिल्कुल सही दिया है, याद रखिएगा कि जनता को सरकार को बदलने और सरकार को चुनने, उसे बैठालने और उसे लात मार के भगाने का अधिकार भी किसको है? तो आपकी जनता के पास। जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, जनता से सरकार यहां पर बनती है और जनता से ही बदली जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान बताइएगा कि यहां पर जो आर्टिकल है वो आपके कितने आर्टिकल हैं? भारतीय संविधान में आर्टिकल कितने हैं? यहां पर 18 का जवाब दीजिएगा। देखो हमने आपको बताया होगा कि प्रारंभ में आर्टिकल आपके कितने थे? 395 आर्टिकल थे। और आज भी अगर हम आपसे पूछे कि भैया आप बता दीजिए 396 अनुच्छेद कौन सा है, क्या आप बता पाओगे? आप बता पाओगे कि 396 अनुच्छेद कौन सा है? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि संविधान में सिर्फ क्या हो रहे हैं, उनमें से उपभेद बढ़ रहे हैं, ना कि मेन संविधान के अनुच्छेदों में परिवर्तन हो रहे हैं। तो इस कारण से आपको जवाब यहां पर देना है 350 से अधिक आर्टिकल। क्यों? क्योंकि 395 थे, अब 400 में जाओगे तो गलत हो जाएगा, इस कारण से इसी को देना है। जो लोगों के दिमाग में आ रहा हो ना कि नहीं भैया 400 से अधिक है, तो नेट में डालोगे तो भैया उसमें भी आपको आएंगे 464, है ना, लेकिन भैया वो मूल आपके अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, मूल सिर्फ आपके 395 थे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न आते हैं, कह रहा है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में जो आपकी शासन व्यवस्था है ये किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक या सामूहिक मंत्रिमंडल प्रणाली? चलिए जवाब दीजिए 19 नंबर में। सभी लोग जवाब दीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं तो सिलेबस के अनुसार आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो याद रखिए भारत में जो शासन प्रणाली है वो कैसी है? ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली है, ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बने कौन सा? बी हो जाएगा। अमेरिका का मत लगाइएगा, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? आपके ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? यह प्रश्न बहुत बार आया है। जब हम बहुत पहले 2012 में पेपर दिया करते थे तब यहां पर क्वेश्चन आया तो हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि पहली बार जब पढ़ा नहीं होता है तो ऐसे ही होता है। तो देखो यहां पर दिया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था किस पर है? सर्वोच्च न्यायालय पर है, संविधान में है, संसद में है या धर्म पर है? तो आप जवाब क्या देंगे? आप अपने आईक्यू के ऊपर देंगे, लेकिन सही क्या है? बी, इसका ऑप्शन आपका बनेगा बी, संविधान पर है। ठीक है, सर्वोच्च कौन है? सबसे सर्वोच्च है आपका संविधान। संविधान सर्वोच्च है क्योंकि इसके आगे सब फेल हो जाएंगे, चाहे आपका सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे संसद हो, चाहे धर्म हो, आपके भारत में संविधान सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारतीय संविधान के ब्राहद होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान ब्राहद है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है कि भारत आपका जो संविधान है वो ब्राहद हो गया है? कह रहा हूं इसमें अनेक संविधानों के अनुच्छेद समाविष्ट किए गए हैं, इसमें विस्तृत शासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? तो आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र दोनों का ही अलग अलग आपका सिस्टम होता है। तो यहां पर आपको याद रखिएगा ऑप्शन आपका 21 का जवाब बनेगा डी, इसमें से संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, दोनों का मिक्स इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को या निर्वाचन आयोग को कहा जाता है? चलिए जवाब दीजिएगा, सही कौन हो जाएगा? बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है।
और 22 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। याद रखिए, भारतीय संविधान का अभिभावक, अभिभावक मतलब होता है रक्षा करना। आप बताइए आपके घर पे आपकी रक्षा कौन करता है? आपका रक्षा कौन करता है? आपके पिताजी करते हैं। आपका अभिभावक होता है, आपका गार्जियन होता है, कौन होता है? तो ऑप्शन आपका सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगर संविधान में दिक्कत होती है, किसी में दिक्कत होती है, तो बोला जाता है भैया सर्वोच्च न्यायालय पर ही ये केस जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की जो समय सीमा, मतलब मताधिकार की जो सीमा है वो आपकी कितनी है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? क्या जवाब देंगे? तो याद रखिए, आप लोग वोट देते हैं, वोट देते हैं भैया कितने साल में? तो आप कहोगे भैया हम 18 साल के हो गए हैं। क्या कहोगे? हम 18 साल के हो गए हैं। और पहला वोट पड़ेगा किसको पड़ेगा? हमें नहीं पता है, आपको पता होगा। यहां पर ये नंबर 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? दोहरी नागरिकता है, या संविधान की सर्वोच्चता है, केंद्र में संपूर्ण शक्ति है, या शक्तियों का एकीकरण? सही जवाब क्या बनेगा 24 में? 24 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है ये कि जो संविधान की सर्वोच्चता, हमने संविधान को ज्यादा सर्वोच्च बनाया है, इस कारण से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। केंद्र मत लगाइए, केंद्र नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? मतलब भारत के संविधान में संघीय शब्द जो आपका है इसको नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी जगह एक शब्द दिया गया है। इस शब्द का नाम पूछा है और ये शब्द आपको मिलेगा राज्यों का संघ है। याद रखिएगा, संघीय शब्द सिर्फ आपको नहीं मिलेगा आपके संविधान में, क्या मिलेगा? राज्यों का संघ है, ये शब्द आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? कितनी सूचियां हैं, कितने लिस्ट हैं? यहां पर 26 का जवाब दीजिएगा। चलिए, तो यहां पर देखिए, आपको बताया होगा कि एक होती है केंद्र सूची, केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। तो आप तो यही जवाब दोगे ना कि आपके पास कितनी है। ऑप्शन आपका बनेगा सी, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारत का संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना अधिकार जो प्राप्त करता है किससे करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से, या राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से? चलिए जवाब यहां पर सी आ रहा है 27 में। चलिए देखते हैं यहां पर जवाब सही होगा। बिल्कुल सही जवाब है कि भारत की जनता। याद रखिएगा कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो आपकी भारत की जनता से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता जो निहित है किसमें है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, या संविधान में? लॉक करिए जल्दी से, कौन सा जवाब बनेगा? लॉक करिए जल्दी से, जवाब कौन सा हो जाएगा? तो वैध प्रभुसत्ता जो निहित है वो आपकी किस में है? संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार है? भारतीय जो संविधान है रचना कैसी है? संघीय है, एकात्मक है, कठोर है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर? सही जवाब कौन हो जाएगा? 29 का जवाब देना है। चलिए जवाब आ रहे हैं 29 नंबर में। चलिए सभी लोग प्रयास करिए, सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही है यहां पर ऑप्शन डी। याद रखिए कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। तो ऑप्शन कौन से देंगे? ऑप्शन देंगे यहां पर डी वाले को। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? यह प्रश्न बहुत ही प्यारा है, कंफ्यूज कर देता है एग्जाम हॉल में। यहां तो आप सही कर देंगे क्योंकि अगर पढ़ा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एग्जाम में होता है प्रेशर और वहां पर ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिए यहां पर भारतीय संघ जो आपका है और अमेरिकी संघ दोनों में जो समानता है वो आपकी है क्या? एकल नागरिकता है, या दोहरी नागरिकता है, या संविधान में 3 सूचियां हैं, या संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है? हमने आपको बताया होगा, याद रखिए हमने बताया होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो लिया गया है कहां से लिया गया है? आपकी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अभी टॉपिक आएगा ये पूरा, ठीक है, कहां से कौन लिया गया है तब आप पढ़ेंगे। तो यहां पर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने भारत में एकल नागरिकता दोहरी के हिसाब से बोल नहीं सकते ना, तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्योंकि एकल नागरिकता कहां पर है? ब्रिटेन में है, और दोहरी नागरिकता कहां पर है? आपकी अमेरिका में है। ठीक है, और आपके भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। यहां पर समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर जब था तब डबल उनको दी गई थी। ठीक है, चलिए यहां पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सर्वोच्च है कौन सा है? 38 में, संसद, धर्म, संविधान, या सर्वोच्च न्यायालय? चलिए 38 का जवाब, 38 का जवाब दीजिए। यहां पर सही जवाब, यहां पर आपका जवाब सी आ रहा है। बहुत अच्छा,
बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च है आपका संविधान। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, देखो 3-4 बारी क्वेश्चन मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। अगर आपसे हम बोलें कि आप अपने संविधान का वर्णन करिए, अब वर्णन किस प्रकार बोलेंगे। आकार में मध्य है, बहुत छोटा एवं सुसंहत है, विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, यह लिखित संविधान नहीं है। तो हम तो लिखित तो बोल ही सकते हैं क्योंकि अपने यहाँ का लिखित है ही है। तो इसका मतलब है कि आपका जवाब सी बिल्कुल हो जाएगा कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक संविधान आपका किसका है, भारतीय संविधान है। ठीक है, और इसीलिए आइवर जेनिंग ने यहाँ पर इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा है और उधार का थैला भी कहा है। ठीक है, उधार का थैला, वकीलों का स्वर्ग, आइवर जेनिंग ने कहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक भाषाई या नृत्य जातीय अल्पसंख्यकों को। तो याद रखिएगा, अपने भारत में नृत्य जाति आपने नहीं सुना होगा कि नृत्य करने वाली एक जाति है, ऐसा नहीं सुना होगा। आपने सुना है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक, क्योंकि भाषाई आधार पर अपने यहाँ पर देश को अलग किया गया था, राज्यों का गठन किया गया था। तो ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपका जो अगला पूछा गया है स्टैटिक जीके में, देखो हमने 25 प्रश्न लगभग हमने ले लिया था, यहाँ पर 30 प्रश्न हमने यहाँ पर पॉलिटी के ले लिया है, इसको कम कर देंगे। अब आपको स्टैटिक जीके में आज पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश से संबंधित। आप पड़ोसी देश में आपको खेल भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम सिलेबस के अनुसार चलेंगे, इधर उधर बिल्कुल भगना नहीं है, क्योंकि पहली बार पेपर देंगे सिलेबस के अनुसार। अगर सिलेबस से बाहर आता है तो हम लोग हाई कोर्ट में अपील भी करेंगे। समझ में आ गया ना, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो कि आपने सिलेबस इतना दिया है और आपने यहां पर कहां से ले आए हो। ठीक है, स्टर नहीं आना चाहिए। चलिए, कह रहा है विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन है, कह रहा है भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। चलिए जवाब दीजिए, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। यहां पर सही जवाब कौन सा बनेगा, फटाफट जवाब दीजिएगा कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। चलिए यहां पर देखिए 1 का ऑप्शन आपका जवाब बनेगा कौन सा। सब लोग जवाब दीजिए, क्या पढ़े नहीं है आप, क्या इसके पहले आपने पढ़ा नहीं है, ये चीज आपने पढ़ा नहीं है क्या। और इसकी हमने थ्योरी बताया था, थ्योरी बताए थे। अगर आपने थ्योरी नहीं देखा है तो थ्योरी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, हमने ऊपर इसे कवर करा दिया था। ठीक है, चलिए डी नंबर सभी का आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है कि डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आपका यहाँ पर तीरंदाजी है, तीरंदाजी। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न आपका दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यहां पर बेसबॉल आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है कि बेसबॉल, यहां पर आपका जवाब बनेगा बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल में जो खिलाड़ी होती हैं वो आपके कितने होते हैं, तो आपके 9 होते हैं। ठीक है, 9 होते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है, जवाब देते चलिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। सब लोग लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है इतनी रात में इतनी क्लासें हमने ले लिया है, सुबह से कम 10 क्लासें हो चुकी हैं, 3-4 क्लासें उसमें भी ले रहे हैं और इसमें भी ले रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई पैसे आप नहीं ले रहे हैं। अदर जाओगे तो कहेंगे पीटी बहुत तूफान है, हम तो कह रहे तूफान नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से पास हो जाएगा। चलिए, तो देखो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपका फील्ड हॉकी दिया है, क्रिकेट है, शतरंज है और कबड्डी है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा फील्ड हॉकी, मतलब हॉकी है। ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान का पूछे तो पाकिस्तान का भी क्या है, हॉकी ही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है, तुर्की का राष्ट्रीय खेल। चलिए, तो यहां पर जवाब हो जाएगा कौन सा, 4 का ऑप्शन आपका बनेगा, याद रखिए ऑप्शन बी। यहां का है कुश्ती, क्या है, कुश्ती है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, कुश्ती हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा बनेगा, यहां पर 6 का जवाब दीजिएगा। चलिए, नेपाल का जवाब आ रहा है, यहां पर ऑप्शन आपका सही जवाब कौन हो जाएगा। चलिए, यहां पर रग्बी और भी कोई है। चलिए, ऑप्शन आपका यहां पर 6 का बनेगा कौन सा, ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर आपका फुटबॉल। ठीक है, क्या बन जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। यहां पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, ए नंबर फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपसे अगला पूछा गया है। चलिए, अगला पूछा गया है, कोई दिक्कत तो ट्रैकिंग है या ए है। चलिए एक बार देख भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहां पर आपका दिया गया है कौन सा, यहां पर बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है बुल फाइटिंग मतलब सांड से लड़ाई। सांडों की लड़ाई जो है वो आपकी कहां से है, तो आपके स्पेन में है। ठीक है, स्पेन में है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा।
हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कि जिस प्रकार स्पेन में सांडों से लड़ाई की जाती है, उसी प्रकार भारत में एक खेल है, उसका नाम क्या है, जो कि आपके तमिलनाडु में, ठीक है, कहां होता है, तमिलनाडु में यही खेल आपका किया जाता है, ठीक है, तमिलनाडु में खेल होता है, जिसे बोलते हैं जल्लीकट्टू, है ना, क्या बोलते हैं, जल्लीकट्टू बोलते हैं, जो कि आपके तमिलनाडु में है। सेम टू सेम यही प्रोसेस होता है। वहां की सरकार कुछ दिन बैन कर दिया था, लेकिन फिर आपकी शुरू हुई, केंद्र सरकार ने मना किया था, 1 साल तो मान गई, लेकिन दोबारा नहीं मानी, क्योंकि वहां का वो खेल था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है आइस हॉकी, जिसे बोलते हैं लेक्रास, ये भी याद रख लीजिएगा कि लेक्रास जो आपको बोलता है आइस हॉकी। और बताइए बर्फ कहां पर होगी, भाई जहां पर बर्फ होगी वहीं तो खेलेंगे, कि यहाँ पर खेतों में खेलने लगेंगे, खेत में तो खेलेंगे नहीं। तो आइस हॉकी मतलब कह सकते हैं कि आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर नंबर आपकी कनाडा में, याद रखिएगा कनाडा है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, यहां पर जवाब दीजिए, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। और टेबल टेनिस याद रखिएगा चाइमाई समझ रहे हो ना, जहां से वायरस आया है, कोरोना वाला चाइमाई, है ना। तो यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, आपके टेबल टेनिस किस देश का है, राष्ट्रीय खेल आपकी चाइना का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है, 10 का जवाब दीजिए। और अभी हमने बताया था कि इसमें से खिलाड़ी 9 होते हैं, ठीक है, 9 खिलाड़ी होते हैं। तो आपका जवाब कौन सा बनेगा, यहां पर बनेगा सी, आपका बेसबॉल हो जाएगा, बेसबॉल, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है जो कि खेल और उसके जन्मदाता से किया गया है, ठीक है, खेल और जन्मदाता से, ये सब क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, हम सिलेबस से बाहर एक भी नहीं जाएंगे। चलिए कह रहा है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया, बताइए, क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है, कह रहा है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था, 11 का जवाब दीजिए। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहां पर ए नंबर आपकी यूनानी ने, ठीक है, किसने किया था, यूनान वालों ने किया था। यहां पर 11 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा, सॉरी तुर्क वालों ने, माफ करिए, इसका जवाब बनेगा पर सी नंबर, तुर्क वाले। क्यों, क्योंकि भारत में जो आपके आए थे तुर्की लोग आए थे ना, घोड़ों से आए थे तुर्की लोग, तो इसका मतलब है कि भारत में पोलो खेले थे, ऑप्शन सी तुर्क। और आपके भारत में एक व्यक्ति था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी, किसकी मृत्यु, जल्दी से कमेंट करिए, भारत में पोलो खेलते समय घोड़े से मृत्यु जो हुई थी वो किसकी हुई थी। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक थी जिसकी मृत्यु हुई थी, और आपकी लाहौर में उसकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय, ठीक है। तो इसका जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ, 12 का जवाब दीजिएगा। चलिए कुछ लोगों का जवाब आ रहा है, चलिए देख लेते हैं, सभी का जवाब सही है। चलिए किसी का जवाब मिजोरम है, किसी का मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है, असम है। तो याद रखिए हम आपको एक थोड़ा सा हिंट देते हैं कि एक आपकी ये झील है आपकी लोकटक झील, ठीक है, कौन सी झील है, लोकटक झील है। और इस झील में बना हुआ है एक आपका राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं केबुल नामजाओ, जो कि विश्व का एक प्लवीय कह सकते हैं तैरता हुआ उद्यान है। कहां पर है, तो आपको जवाब हो जाएगा यहां पर बी, आपके मणिपुर में। 3 क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछे जाते हैं मणिपुर से, और कुछ नहीं बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ था, कबड्डी। चलिए जवाब दीजिए, कबड्डी कहां का है। तो याद रखिए कबड्डी जैसे खेल कौन कर सकता है, एक अपना प्यारा सा भारत ही कर सकता है, ठीक है ना। अपने भारत में 7 लोग, क्योंकि देखिए भारत के लोग बहुत साथी होते हैं आपस में, मतलब 7 लोगों का खेल होता है, ये 7 लोगों का खेल होता है, और इसमें से आपका भारत कबड्डी का उद्भव खेल है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है, शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सही जवाब दीजिएगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को झोंकते रहिएगा, लाइक वाइक ठोकते रहिए, ठीक है। चलिए तो शतरंज का जन्मदाता किसे कहते हैं, 14 का जवाब दीजिए। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए शतरंज जैसे खेल आप देखते हैं पंकज आडवाणी, है ना, जो कि आप हर बार देखते हैं कि वो गोल्ड मेडल जीते हैं। यहां पर ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी, यहां पर भारत का है, ठीक है। शतरंज खेल कौन है, तो भारत है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी, 15 का जवाब दीजिए। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई, यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 15 का जवाब तो सही दे दीजिए। चलिए राइट है, यूके दे रहे हैं भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है ना।
अमेरिका मत लगा देना, अमेरिका तो ऑप्शन में है नहीं है ना। तो यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, जिन्होंने आपको लूटा, जिन्होंने आपको लूटा अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया है, यहां पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन ए बनेगा, इंग्लैंड हो जाएगा। यहां से क्रिकेट की शुरुआत हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है। भारत में ऐसा कौन सा खेल है जिसका उद्भव नहीं है, यहां पर 16 का जवाब दीजिए, 16 नंबर में। तो देखो अभी आपने देखा शतरंज का भारत में ही है, कबड्डी भारत में है। अब आपके पास ऑप्शन दो है, एक है पोलो, एक है बिलियर्ड। आप जवाब दीजिए किसको हम लगा दें, जल्दी बताइए। तो देखो ये भी आपका है, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स खेल, जो कि ये भारत का खेल नहीं माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है। इंग्लैंड में नहीं माना जाता है, 17 नंबर में। चलिए 17 नंबर में बताइए कौन सा नहीं है। तो देखो यहां पर दिया है हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस और आपका वॉलीबॉल। तो इसका ऑप्शन आपका बनेगा डी, आपका वॉलीबॉल। इंग्लैंड का जो खेल नहीं माना जाता है उद्भव, वो आपका वॉलीबॉल नहीं माना जाता है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। ठीक है, तो यहां पर हमने देखो पॉलिटी के क्वेश्चन आज ज्यादा ले लिए थे, है ना, इस कारण से इस प्रश्नों को हम यहाँ पर 17 ही रखते हैं। धन्यवाद, राधे राधे।